हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी में आए नए पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन बिल को लेकर। बात करेंगे आज इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जो इस बिल में अभी ड्राफ्ट किया गया है। सिंस अभी ये बिल स्टेट लॉ कमीशन रिकमेंडेशन पर लाया है, इसमें कई सारे ओपिनियंस और फीडबैक्स लोगों के लिए जाएंगे और अकॉर्डिंगली फिर इसमें चेंज किया जाएगा। बट कुछ एक पॉइंट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट लोगों को इंसेंटिव्स देने की बात कर रही है या डिसइंसेंटिवाइज करने की बात कर रही है। तो क्या है वो सारे पॉइंट्स, देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बात करेंगे करते आज हैं हम इस शुरू। वीडियो में। बिल का नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल। सिंस अभी ये बिल है, अभी इस पर सजेशन मांग रहा है लॉ कमीशन, तो स्टेट लॉ कमीशन को रिकमेंडेशंस जिसको जिसको देना है वो दे सकते हैं। अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट के पास ये बिल जाएगा। फिर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ तो ये एक लॉ बन जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, क्या ज़रूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा ही क्लियर है। स्टेट की हम जब भी बात करते हैं या एज एन नेशन की हम बात करते हैं, हर एक समस्या का जड़ पॉपुलेशन ही है। अब लोगों को हमको हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, फूड देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं लाइवलीहुड के, सभी लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए और एक सिक्योर लाइफ मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पॉपुलेशन हमेशा से बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रही है और इसलिए ये ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए या हम कहीं कंट्रोल किया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टेट का हो सके। तो ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी क्लियर। द स्टेट wants to ensure that the population of the state remain in control and stable। ये एक ऑब्जेक्टिव है। तो बिल का नाम भी इसी अकॉर्डिंगली है। कंट्रोल करना है हमको, स्टेबलाइज करना है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, ताकि स्टेट प्रोवाइड कर सके सभी लोगों को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का पर्पस बड़ा सही, बहुत ही सरल है। अभी जो लोग रह रहे हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो विदाउट हैम्परिंग विद द फ्यूचर रिसोर्सेज। उनके जो फ्यूचर की जनरेशन आएगी उनके लिए भी रिसोर्सेज एज इट इज़ हमारे रहें। ऑब्जेक्टिव के अंदर ही अगर हम समझें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखना है जो स्टेट की लॉ कमीशन ने कहा। बर्थ जो होता है चाइल्ड का, उसमें एक स्पेसिंग हो, ये बहुत ज़रूरी है फॉर दी मेटर्नल हेल्थ एज वेल एज फॉर दी हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे के लिए, चाइल्ड की भी हेल्थ के लिए और पेरेंटल हेल्थ जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है अगर बर्थ में प्रॉपर स्पेसिंग होगी। मोर ओवर अफोर्डेबल और साथ ही साथ क्वालिटी सर्विसेज। तो सर्विसेज इन रिगार्ड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर हेल्थ चेकअप्स तक हर चीज़ प्रॉपर हो, अवेलेबल हो, एक रोबस्ट सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है स्टेट की मशीनरी के रिगार्ड में अगर हम कहें। और अगर कोई अडॉप्ट करता है ऐसे प्रैक्टिसेस जिसमें पॉपुलेशन के एब्रप्ट ग्रोथ को हम रोक सकें, तो स्टेट उनको कहता है कि हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, आपको इंसेंटिव्स देंगे। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। भाई कोई करे क्यों ऐसा, पॉपुलेशन कंट्रोल में लोगों की भागीदारी, जन भागीदारी क्यों हो, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले, तभी वो इस चीज़ में आगे आएंगे। एक रोबस्ट, जब तक बिल नहीं आ जाता ड्राफ्ट में चेंजेस पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले बात कही गई कि भाई इस पॉपुलेशन बिल के ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ कमिंग ऑन टू ये बिल कहता क्या है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रखी गई वो लोगों को इंसेंटिव देने की बात कही गई है, सो दैट लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। इंसेंटिव्स कैसे, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, अभी के ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें इस पर फ्रेम की गई हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई भी पर्सन सेल्फ स्टरलाइजेशन करवाता है, स्टरलाइजेशन
जिसको हम नसबंदी कहते हैं, वेदर इट इज़ मेल अगर हो तो वैसेक्टॉमी बोलते हैं, फीमेल हो तो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। स्टरलाइजेशन ऑलवेज हैव टू बी वॉल्यूंट्री, ज़बरदस्ती किसी से अगर करवाते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज वायलेशन ऑफ द पर्सनस राइट, उसका वायलेशन माना जाएगा उसके ह्यूमन राइट्स का। तो वॉलंटरी अगर कोई भी स्टरलाइज हो रहा है तो उनको क्या क्या मिलेगा? गवर्नमेंट कहती है कि उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे, बाकी लोगों से, बाकी जो स्टाफ होंगे उनसे 2 ज़्यादा इंक्रीमेंट उनको मिलेगा। अगर उन्होंने कोई भी प्लॉट खरीदा या घर खरीदा तो उस पर उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको सब्सिडी दी जाएगी। सिमिलरली उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। मोर ओवर स्टेट कमीशन कह रहा है कि उनको रिबेट भी दिया जाएगा उनके बिल्स पर, जो भी यूटिलिटी बिल होगा, जैसे हम कहें वाटर का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, या हम कहें इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हाउस टैक्स वगैरह, सभी चीज़ों पर उनको कुछ ना कुछ एडिशनल रिबेट दिया जाएगा। और जो भी उनके चाइल्ड जब भी होंगे तो मैटरनल लीव या पैटर्नल लीव ये दी जाएगी फॉर 12 मंथ्स, दैट टू फुली पेड, मतलब सारे अलाउंसेस, सारी सैलरी उस दौर में भी 12 महीने तक मिलती रहेगी। गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कहा कि जो भी पर्सन ऐसा इस बिल में अपना पार्टिसिपेशन देता है उनको 3% एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा इन देयर पेंशन स्कीम। साथ ही साथ फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ये भी मिलेगी। ओवर एंड अबव कुछ इंसेंटिव्स, कुछ बेनिफिट्स और भी उनको दिए जा सकते हैं। फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, ये भी एक प्रोविज़न रखा गया है। ये 1 चाइल्ड पॉलिसी में कहा गया। यहाँ तक तो हम 2 चाइल्ड की बात करते हैं, अब हम 1 चाइल्ड की बात कर रहे हैं। 1 चाइल्ड के केस में फ्री एजुकेशन बच्चे को टिल ग्रेजुएशन दी जाएगी। 2 इंक्रीमेंट्स तो उनको भी मिल रहा है जो कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंडर में है। मोर ओवर एडिशनल 2 इंक्रीमेंट ये उनको मिलेगा जो 1 चाइल्ड पॉलिसी के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी वालों के लिए क्या बेनिफिट्स। तो ये बेनिफिट रिजर्व्ड है फॉर 1 चाइल्ड, ये भी फॉर 1 चाइल्ड। मोर ओवर अगर गर्ल है, अगर बेटी है तो स्कॉलरशिप मिलेगा उनको फॉर हायर स्टडीज़। गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। 20 इयर्स तक फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री हेल्थ केयर फॉर टिल 20 इयर्स ऑफ एज। तो इतने सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं 1 चाइल्ड में, ओवर एंड अबव जो हम बात कर रहे थे 2 चाइल्ड पॉलिसी के। तो ये तो हमने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात की। अगर हम पब्लिक जॉब्स में जो लोग एंगेज हैं उनकी बात करें तो पब्लिक सर्विसेज में भी ये सारे क्लॉजेस कॉमन रखे गए हैं। सिर्फ एक इंसेंटिव का क्लॉज हट जाएगा, एनपीएस का क्लॉज उसमें हट जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट जॉब में अगर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन रहता है, गवर्नमेंट उस पर भी डायरेक्शंस बहुत जल्द दे देगी कि कैसे बेनिफिट्स उस पर उनको देने हैं। मोर ओवर आ जाए अगर हम बीपीएल, ये तो पब्लिक में भी बात वही हो गई। बीपीएल की बात करें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कि अगर बीपीएल में कोई
वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ जाता है, दैट मीन्स वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ साथ वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो अगर बॉय है उनका सिंगल, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव देम अ लमसम अमाउंट ऑफ ₹80,000 and in case of girl child, government is going to give one time amount of 1 lakh rupees। और जितने प्रीवियस बेनिफिट्स हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे ही। अब बात आती है कि डी इंसेंटिवाइज कैसे किया जा रहा है। ये तो इंसेंटिव्स देने की बात हुई। सो इंसेंटिव्स की अगर हम बात करते हैं, डिसइंसेंटिव्स की अगर हम बात करें या इंसेंटिव्स को रिवोक करने की बात की जाए, तो अगर कोई टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है और मोर देन 2 चाइल्ड उनके पास हैं, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा कई सारी चीज़ों में, जैसे किसी भी तरीके के बेनिफिट्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं मिलेंगे उनको। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम है उसके बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, पहली और बहुत बड़ी बात। साथ ही साथ जो राशन है, जो राशन कार्ड इशू किया जाता है, उसकी लिमिटेशन कर दी गई है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 पीपल इन 1 राशन कार्ड। साथ ही साथ उन लोगों को जिनके पास 2 से ज़्यादा चाइल्ड होते हैं उनको डिबेयर कर दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने में लोकल इलेक्शंस में। दैट मीन्स दे वोंट बी एबल टू contest the local body elections। बहुत बड़ी बात। Those people who will be having more than 2 child, there will be a bar on applying to government job। They won't be able to apply in government job। सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते वो। No promotion इन गवर्नमेंट जॉब। अगर उनकी है गवर्नमेंट जॉब तो उसमें 2 से ज़्यादा चाइल्ड अगर उनके होंगे तो गवर्नमेंट जॉब में उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। किसी तरीके की उनको गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए हैं। अब यहाँ पे कई सारे क्लॉजेज आएंगे। अब जैसे हम लोग मल्टीपल बर्थ की बात करते हैं, अगर कोई कपल है, एक एग्जाम्पल है जो जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। एक कपल है, वो आर मैरिड एंड उनको फर्स्ट ही केस में मल्टीपल बर्थ होता है, दैट मीन 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं। दैट वुड बी कंसिडर लेजिट, 2 हों चाहे हों 3, क्योंकि सेम प्रेगनेंसी से हैं तो दे विल बी कंसिडर एज 1। और क्यों नंबर्स जो होंगे चिल्ड्रन के वो काउंटेबल हैं, तो 2 या 3 भी क्योंकि एक बार में हो रहे हैं तो इसलिए इनको एक्स्ट्रा में काउंट नहीं किया जाएगा, 2 हों या हों 3। पहला बेसिक बात। नाउ सेकेंड कंडीशन आती है अडॉप्शन की। ओके, इसमें एक और कंडीशन देखते हैं। मल्टीपल बर्थ के अलावा अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट सिंगल है, सेकेंड मल्टीपल बर्थ से आता है, तो इस केस को भी जेन्युइन कंसीडर किया जाएगा। और सपोज पहला सिंगल हुआ, 2 यहाँ हो गए, तो सम टोटल बच्चे तो 3 हो रहे हैं, बट इसको लॉ के अंदर ही काउंट किया जाएगा बिकॉज प्रेगनेंसी यहाँ पर 2 ही बार हो रही है। फर्स्ट केस में प्रेगनेंसी तो 1 ही बार हो रही है, लेकिन बर्थ जो है 2 या 3 है, तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज द कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा, उसको नॉर्मल माना जाएगा। ओवर एंड अबव केस आता है, तो ये 2 तो बड़े सिंपल केसेस हैं। अब एक डिसेबिलिटी को लेकर भी क्लॉज है कि सपोज फर्स्ट चाइल्ड इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर फर्स्ट चाइल्ड को पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसीडर किया जाता है तो उसके बाद दे आर अलाउड टू हैव 2 मोर चिल्ड्रन, तो अप टू 3 कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें भी सेकेंड चाइल्ड से अगर मल्टीपल बर्थ होता है तो कोई दिक्कत नहीं माना जाएगा।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है अडॉप्शन का। सपोज एक कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है एंड दे वांट टू अडॉप्ट द चाइल्ड, तो एक चाइल्ड उन्होंने अडॉप्ट किया और थोड़े टाइम बाद उन्होंने दूसरा चाइल्ड अडॉप्ट किया, तो 2 हैं उनके पास चाइल्ड। एब्सोल्युटली ये केस लीगल माना जा रहा है। पहले अडॉप्शन से पहला उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है एंड देन एक उन्होंने कंसीव किया, अगेन 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा और कंसीव करेंगे 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो फिर वो कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। एक केस ये हो सकता है कि फर्स्ट जो है दैट इज अडॉप्टेड, और सेकेंड केस में मल्टीपल बर्थ होता है, यानी 2 होते हैं। सम टोटल चिल्ड्रंस विल बी 3, बट चिल्ड्रन तो टोटल 3 हो गए, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी एक ही बार का है और एक अडॉप्शन है, इट विल बी काउंटेड एज 2 ओनली, क्योंकि केस जो है वो 2 का ही बनेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज पर आते हैं, दैट इज पॉलीगैमी। तो कई सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जहां पर रिलीजियस परमिशन है पॉलीगैमी का। दैट मीन्स 1 मैन कैन मैरी मल्टीपल women। तो 2 केसेस बनेंगे, वन इज ऑफ पॉलीगैमी, दूसरा बनेगा यहाँ पर पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्या हो जाएगा? 1 women कैन मैरी मल्टीपल men। ये हो जाएगा पॉलीएंड्री का केस। तो पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, जल्दी से एक बार समझते हैं पॉलीगैमी का केस क्या है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है पॉलीगैमी होता क्या है, हमने लिखा ही है 1 मैन कैन मैरी मल्टीपल women, और पॉलीएंड्री 1 women कैन मैरी मल्टीपल men। तो कई सारे पर्सनल लॉज ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी यूसीसी नहीं आया है। वंस यूसीसी विल बी इन प्लेस, तो सारे पर्सनल लॉज खत्म और सबको एक लॉ फॉलो करना होगा। दैट इज़ अगेन द नीड ऑफ द आर। यूसीसी भी बहुत जल्द हो सकता है कि हमको देखने को मिले, बट टिल दैट पॉइंट इन टाइम जब तक यूसीसी नहीं आता, नया लॉ गवर्न पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। तो पॉलीगैमी में एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ए इज़ द मैन हु मैरीज 2 women, वन इज़ बी अदर बीइंग सी। बी से पहले शादी हुई थी, एक चाइल्ड था, देन सी से शादी हुई, एक चाइल्ड है। सम टोटल द पर्सन ए हैज़ 2 children। ये केस लेजिट माना जाएगा, इसमें कोई भी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ए बी सी तीनों सेफ हैं, तो इनको इंसेंटिव्स या वो सारी चीज़ बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। पॉलीगैमी का एक और केस लेते हैं, इन विच ए मैरीज 2 women, बी एंड सी। विद बी ही हैज़ 1 child एंड विद सी ही हैज़ 2 child। कहने को इस मैरिज से तो 2 child हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बी प्लस सी में टोटल हो गए 3 child। ये कॉन्ट्रवेंशन माना जाएगा, लॉ का वायलेशन माना जाएगा। एक और केस देखते हैं जहाँ पर अब ये 2 child जो हैं ये एट डिफरेंट टाइम है, इसलिए वायलेशन है। बट अगर ए मैरीज 2 women, बी एंड सी, बी के साथ ही हैज़ 1 child एंड विथ सी ही हैज़ लेट्स से 2 child, बट बोथ ऑफ दीज चाइल्ड आर रिजल्ट ऑफ मल्टीपल बर्थ। एक ही टाइम पर अगर मल्टीपल बर्थ होता है तो दो ही इज हैविंग 3 child, बट ये लेजिट है बिकॉज 2 आर born at same time। लेट्स से ए इज मैरिड टू बी एंड सी, जहाँ पर बी के केस में एक चाइल्ड पहले हुआ एंड देन 2 आर born through multiple birth, 2 are born through multiple birth, तो सम टोटल देर आर 3 child, बट कंसिडरिंग द फैक्ट ये मल्टीपल बर्थ है तो इट विल बी काउंटेड एज 1। तो 1 प्लस टोटल इनके पास 3 है, एंड सी से अगर कोई चाइल्ड नहीं है इट वुड बी एब्सोल्युटली ये माना जाएगा कि नॉन कंट्रोवेंशन है, कोई दिक्कत इस केस में नहीं है।
तो ये तो पॉलीगैमी का केस है। अब ए के साथ लेट से इसने मैरी किया विद डी ऑल्सो, विद ई ऑल्सो, तो अगर यहाँ पर एक चाइल्ड है, यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर एक चाइल्ड है, यहाँ कोई नहीं है, एब्सोल्युटली ओके, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हर तरफ से एक एक है, तो 4 हो जाएंगे, वायलेशन माना जाएगा। 2 से ज़्यादा पर वायलेशन होगा, 2 कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक से एक ही हो, 1 से 2, 1 से 2 ऐसा नहीं चलेगा। ये तो पॉलीगैमी का केस है। अच्छा, इसमें कई बार होता है कि विमेन के एंड पर अगर हम इसको ले जाएं, तो अगर सपोज ए इज़ मैरिंग बी एंड सी, विद बी इज़ हैविंग 2 चाइल्ड, विद सी इज़ हैविंग 2 चाइल्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, तो ए ने तो वॉयलेट किया है लॉ बी के साथ, सी के साथ, क्योंकि इसके टोटल मैरिज जो है वो 2 काउंट हो रहे हैं। बट बी के केस में अगर हम देखें तो उनको बेनिफिट से जुदा नहीं रखा जाएगा, शी विल गेट दी बेनिफिट्स, क्योंकि इनके पास सम टोटल जो चिल्ड्रन है वो 2 हैं। सिमिलरली सी विल गेट दी बेनिफिट, ए के बेनिफिट्स को रोक दिया जाएगा और इन बच्चों को भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। नाउ दिस इज़ व्हाट दिस पॉलीगैमी केस इंक्लूड्स। नाउ पॉलीएंड्री की अगर हम बात करते हैं, पॉलीएंड्री में लेट से W is the women, she married men A and men B. इस मैरिज से उनके पास सपोज 2 चाइल्ड हैं, बोथ एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, तो B के साथ इनका अगर कोई भी चाइल्ड होता है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वायलेशन। W मैरिड A and B एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, A के साथ शी इज़ हैविंग 1 चाइल्ड, with B she is having 1 child, she will get the benefit, कोई भी वायलेशन लॉ का नहीं होगा। W married A and B, A के केस में she is having 1 child, B के केस में she is having multiple birth, यानी 2 child, बट ये रिजल्ट है मल्टीपल बर्थ का, तो बिल्कुल ये भी लेजिट माना जाएगा बिकॉज प्रेगनेंसी 2 ही बार है। तो सम टोटल देर आर 3 चाइल्ड, बट इट वोंट बी कंसिडर्ड एज द केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इसको नहीं माना जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट दिस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इज़ ऑल अबाउट। ये तो लोगों के केस में हो गया कि लोगों को क्या करना है। अब अगर हम गवर्नमेंट के ड्यूटी बाउंडेशन की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पर ड्यूटी बाउंडेड होगी, गवर्नमेंट कह रही है कि पहली चीज़ हम इस प्रोविज़न को ऑन ग्राउंड जो भी गोल्स रखे गए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ PHCs को डेवलप करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं उसको डेवलप करेंगे। मोर ओवर कॉन्ट्रासेप्शंस को प्रमोट करेंगे, तो जो भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होंगे वो PHCs के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वॉलंटरी स्टरलाइजेशन को भी प्रमोट किया जाएगा। मोर ओवर जितने भी NGOs हैं उनको भी इस टास्क में इन्वॉल्व किया जाएगा सो दैट दे कैन अगेन प्रमोट कॉन्ट्रासेप्शंस, ये भी कॉन्ट्रासेप्शंस को प्रमोट करें। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अवेयरनेस क्रिएट तो गवर्नमेंट को ही करना है। सो अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग ये गवर्नमेंट करेगी। और जो भी मैटरनल केयर के लिए काम करना होगा वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स में आएंगे। अब जैसे विटामिन्स के टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, आयरन टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, सिमिलरली प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ देना, ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन वगैरह भी प्रॉपर चलता रहे, ये भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। और इसी चीज़ को बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कंपलसरी एक सब्जेक्ट बनाया जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल, और सेकेंडरी स्कूल से आगे सबको ये पढ़ाया जाएगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें कवरेज के रूप में गवर्नमेंट के अंडर में ड्यूटी आती है। तो इतना बेसिक्स
आपको पता होना चाहिए कि क्या इंसेंटिव के फैसिलिटीज़ रखे जा रहे हैं अंडर द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल ऑफ 2021। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।